दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों ये चैनल कुछ दिनों से बंद था, अब हम इसको दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं आप सभी से चाहता हूं कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। इतने टाइम से आप जुड़े हुए हैं और अब मैं आपके लिए हर रोज़ नई नई कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी नई कहानी का पहला एपिसोड और मैं यही चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट और लाइक ज़रूर करें, जिससे हमारा चैनल ये दोबारा से सही रास्ते पर आ जाए और हम आगे और भी नया काम कर सकें। चलिए शुरू करते हैं नई कहानी। 21 दिसंबर की वो सर्द रात, जब पूरी दुनिया एक नए साल के जश्न में डूबी थी। पटना की सड़कें जो आमतौर पर इस समय एक सूनी हो जाती हैं, आज गाड़ियों की रोशनी और दूर से आती डीजे की धुनों में गूंज रही थी। आसमान में रहकर रहकर फूटते पटाखों की रोशनी काले बादलों को चीर रही थी, लेकिन इस चकाचौंध और शोर शराबे से दूर एक पुरानी लेकिन मजबूत सेडान गाड़ी शहर के एक शांत इलाके से गुजर रही थी। गाड़ी के अंदर का माहौल बाहर के जश्न से बिल्कुल उल्टा था। हीटर की हल्की गर्माहट और थकान से कार के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। नकुल जायसवाल, एक 22 साल का नौजवान, स्टीयरिंग व्हील थामे हुए था और उसकी आंखें लाल थी। पलकें किसी भारी लोहे के दरवाजे की तरह बार बार नीचे गिर रही थी। वह अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि खुद को जगाए रखे, लेकिन पिछले 2 दिनों की लगातार भागदौड़ और नींद की कमी उस पर हावी हो रही थी। बगल वाली सीट पर उसकी बहन अवनी जायसवाल बैठी थी। अवनी शहर के एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में एक सीनियर नर्स थी। उसकी शिफ्ट आज बड़ी लंबी और थका देने वाली थी। आज उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन नकुल की ड्राइविंग से आती असमानता से वो बार बार चौंक रही थी। गाड़ी कभी हल्की सी बाईं ओर जाती तो कभी अचानक ब्रेक लगता। अवनी ने अब और नहीं रहा गया। उसने अपनी आंखें खोली और नकुल के कंधे को झकझोर कर तीखी लेकिन थकी हुई आवाज में कहा, नकुल, तुम सो क्यों रहे हो? गाड़ी संभालो, अगर नींद आ रही है तो गाड़ी साइड में लगाओ, मैं चलाती हूँ। उसकी ये बात सुनकर आगे से नकुल ने गहरी सांस ली। उसकी अपनी नींद से भारी आंखों में उसने हाथों को से मला और झल्लाट भरे स्वर में जवाब देकर कहा, पूरी दुनिया न्यू ईयर की पार्टी मना रही है। पार्टी करे, मैं यहाँ तुम्हारी ड्यूटी दे रहा हूँ। सुबह से 4 बार तुम्हें हॉस्पिटल से पिकअप ड्रॉप कर चुका हूँ। नींद नहीं आएगी तो क्या होगा? तभी आगे से अवनी ने उसे घूर कर कहा, तो मैंने कब कहा था कि तुम मुझे लेने आ जाओ? कैब कर लेती मैं। उसकी ये बात सुनकर आगे से नकुल ने बड़बड़ा कर कहा, हाँ, और फिर अनामिका दीदी मुझे घर से निकाल देती कि रात के 12 बजे बहन को अकेले कैब में आने दिया। ये कहते हुए उसने अपनी नजरें फिर से सड़क पर लगा दी, लेकिन वो नींद का झोंका इतना गहरा था कि नकुल की आंखें एक बार फिर बंद हो गई। इस बार उसका पैर एक्सीलेटर पर थोड़ा दब गया और गाड़ी की दिशा विपरीत दिशा में आ रही लेन की तरफ मुड़ गई। तभी सामने से एक बहुत तेज रोशनी उनकी आंखों पर पड़ी। एक लाल रंग की चमचमाती फुरारी जो हवा से बात कर रही थी, ठीक सामने आ गई। उसी समय ध्वनि अवनी की चीख कार से गूंज गई और उसने चिल्लाकर कहा, नकुल, सामने देखो। नकुल की आंखें अचानक खुली। सामने मौत उनको करीब इतना देखकर उसके हाथ पांव सुन पड़ गए। उसने पूरी ताकत से स्टीयरिंग व्हील को बाएं तरफ घुमा दिया और ब्रेक पर पूरी ताकत से पैर रख दिया। टायरों के सड़क पर घिसटने की आवाज पूरे इलाके में गूंज गई। नकुल की कार सड़क के किनारे पर बने डिवाइडर से मुश्किल से 1 इंच की दूरी पर जाकर रुक गई। वहीं फरारी भी एक जोरदार झटके के साथ उनके ठीक बगल से आकर रुकी। दोनों गाड़ियों के बीच की दूरी इतनी कम थी कि एक कागज का टुकड़ा भी शायद बीच से गुजर पाए। गाड़ी के अंदर नकुल की सांसें धोखने की तरह चलने लगी। अवनी का दिल इतनी जोर से धड़कने लगा मानो अभी सीने से बाहर आ जाए। दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो जिंदा है या नहीं। इससे पहले कि नकुल अवनी अपनी जान बचाने की तसल्ली कर पाते, लाल फरारी का दरवाजा एक झटके में खुला। उसमें जो शख्स बाहर निकला, उसे देखकर ही किसी को भी समझ आ जाता कि वो किस दुनिया का इंसान है। वो अरमान सिंघानिया था, शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का इकलौता बेटा। अपने जिस्म पर पहने गए कीमती और शायद नकुल की पूरी गाड़ी से ज़्यादा, लेकिन उस महंगे सूट और शानदार परफ्यूम के पीछे से शराब की तेज बदबू आ रही थी। अरमान की आंखों में एक ऐसा अहंकार और गुस्सा था जो किसी को भी डरा सकता था। वो अभी अभी एक हाई प्रोफाइल न्यू पार्टी से लौट रहा था और नशे में पूरी तरह से धुत था। अरमान के साथ फरारी के दूसरे दरवाजे से उसकी बेस्ट फ्रेंड आहिरा अरोड़ा बाहर निकली।
वो भी नशे में लड़खड़ा रही थी। उसका मेकअप थोड़ा खराब हो चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। अहिरा ने अपने हाई हील्स में लड़खड़ाते हुए नकुल की गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए और बिना कुछ सोचे समझे नकुल की तरफ वाला दरवाजा खोल दिया। उसने नकुल के जैकेट का कॉलर पकड़ा और उसे पूरी ताकत से बाहर खींच लिया। अहिरा ने बीच सड़क पर चीख कर कहा, अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? इतनी महंगी गाड़ी है, अगर एक खरोंच भी आ जाती तो तुम्हारी 7 पुश्तें बिक जाती इसे ठीक करवाने में। उसकी आवाज में अमीर होने का घमंड था। नकुल, जो अभी हादसे के सदमे से बाहर ही नहीं आ पाया था, उसने लड़खड़ाते हुए अपनी हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, वो मेरी आंख लग गई थी, गलती मेरी है, पर शुक्र है किसी को चोट नहीं आई। लेकिन नकुल की ये माफी अरमान के गुस्से को शांत करने के बजाय भड़काने का काम कर गई। अरमान के लिए एक आम आदमी उसकी फरारी के इतने करीब आ जाना उसकी तौहीन थी। उसने अपनी महंगी घड़ी को कलाई पर सेट किया और एक कदम आगे बढ़ाया बिना कोई चेतावनी के। अरमान का एक जोरदार मुक्का नकुल के जबड़े पर पड़ा। नकुल को इस हमले की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मुक्के की ताकत इतनी ज्यादा थी कि नकुल का संतुलन बिगड़ गया। वो पीछे की तरफ सड़क पर जा गिरा। उसके मुंह से खून की एक पतली धार निकल आई। तभी फरारी की पिछली सीट से उनका एक और दोस्त कार्तिक बाहर निकला। वो दोनों ज्यादा नशे में थे। कार्तिक ने देखा कि अरमान ने किसी को मारा है तो उसका शैतानी दिमाग जाग उठा। वो नकुल के पास पहुंचा और जमीन पर गिरे हुए नकुल के पेट को जोरदार लात मार दी। कार्तिक ने चिल्लाकर कहा, साले, रोड पर सोना है तो घर जाना, हमारी गाड़ी के नीचे आकर मरने का शौक है क्या? ये कहते उसने नकुल को और भी एक जोरदार लात चढ़ी। अरमान और कार्तिक दोनों का नशा इतना ज्यादा था, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो एक इंसान को मार रहे हैं। उनके लिए एक सिर्फ खेल था। लात और घूंसों की इस बारिश से नकुल की आंखें पल भर में अंधेरे में जा पड़ी और वो सड़क पर बेहोश हो गया। ये सब देखकर गाड़ी के अंदर बैठी अवनी कुछ सेकंड के लिए सन्न रह गई। लेकिन जैसे उसने अपने छोटे भाई को सड़क पर खून से लथपथ और बेहोश देखा, उसके अंदर की सारी घबराहट एक ज्वालामुखी की तरह फट गई। वो एक नर्स थी। उसने लोगों को मरते देखा था, लेकिन अपने भाई को इस हालात में देखकर उसका खून खोल गया। वो तेजी से गाड़ी से बाहर निकले। वो बिल्कुल नहीं डरी और उसके सामने वाले कितने अमीर या ताकतवर हैं, वो सीधे अरमान सिंघानिया के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जिसने एक पल के लिए नशे में धुत अरमान को भी हैरान कर दिया। अवनी ने चिल्लाकर कहा, तमीज से बात करना और बर्ताव करना सीखो। गलती सबसे होती है। उसने माफी भी मांगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम सड़क पर गुंडागर्दी करोगे। अवनी की आवाज में एक दहाड़ थी। आगे से अरमान ने अपनी लाल आंखों से अवनी को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके चेहरे पर एक कुटिल उपेक्षा भरी मुस्कान तैर गई। उसने अवनी की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, जैसे वो इस लायक ही ना हो कि उससे बात कर पाए। उसने कार्तिक और अहिरा को इशारा किया। बिना एक शब्द कहे अपनी फरारी में वापस बैठ गए। अगले ही पल फरारी के इंजन की तेज आवाज गूंजी और वो हवा को चीरकर रात के अंधेरे में गायब हो गई। पीछे छोड़ गई धुएं का एक गुबार और सड़क पर बेहोश पड़ा नकुल। अवनी के मन में एक अजनबी युवक के लिए नफरत की एक ऐसी चिंगारी जल उठी जो अब कभी बुझने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन अभी बदला लेने का वक्त नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर नकुल को उठाया और किसी तरह गाड़ी की पिछली सीट पर लेटा दिया। खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी को हॉस्पिटल की तरफ ले गई। कुछ ही देर में सिटी हॉस्पिटल का वीआईपी कमरा काफी बड़ा और साफ सुथरा था। मशीनों की हल्की बीप बीप की आवाज कमरे की खामोशी को तोड़ रही थी। बिस्तर पर नकुल लेटा था। उसके शरीर पर पट्टी बंधी थी और होठों के किनारे चोट के निशान थे और बायां हाथ सलाइन ड्रिप से जुड़ा हुआ था। अवनी, जो खुद इसी हॉस्पिटल की एक बहुत ही रेप्यूटेड और सीनियर नर्स थी, उसने अपनी पोस्ट का इस्तेमाल करके नकुल का तुरंत और बेहतरीन ट्रीटमेंट करवाया। वह नकुल के बिस्तर के पास खड़ी उसकी पल्स मॉनिटर कर रही थी। नकुल को अब होश आ चुका था। वो अभी भी थोड़ा दर्द में था, लेकिन उसका मजाकिया स्वभाव अभी भी कायम था। तभी कमरे का झटका से दरवाजा खुला और दरवाजे पर जो लड़की खड़ी थी, उसे देखते ही कमरे का तापमान जैसे थोड़ा और कम हो गया। ये कोई और नहीं बल्कि अनामिका जायसवाल थी, नकुल की बड़ी बहन और अवनी की छोटी बहन। अनामिका एक बहुत ही सुलझी, सख्त और सिद्धांतवादी लड़की थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक गंभीरता रहती थी। वो अपने भाई बहनों के लिए किसी शेरनी से कम नहीं थी। नाइट सूट यानी ट्रैक सूट में वो सीधे हॉस्पिटल भाग कर आ गई थी। उसके चेहरे पर गहरी चिंता और आंखों में गुस्सा झलक रहा था। उसने कमरे में दाखिल होते ही तेज कदमों से नकुल के बिस्तर की तरफ बढ़कर पूछा, कैसे हो तुम? ये सब क्या हुआ?
वहीं नकुल ने अपनी दीदी का इतना परेशान देखा तो हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की, जिससे उसके कटे हुए होठों पर दर्द हुआ। उसने बात को टालने के अंदाज में जवाब देकर कहा, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी। अवनी दीदी तो बिना बात के पैनिक कर गई, मुझे हॉस्पिटल ले आई, थोड़ी सी खरोंच है बस। तभी पास खड़ी अवनी ने नकुल को घूर कर बीच में टोक दिया। उसकी आवाज में अभी भी उस रात का गुस्सा भरा था। अवनी ने नामिका की तरफ देखकर कहा, बकवास कर रहा है ये। रात को ये सड़क पर बेहोश हो गया और अभी अभी तो होश आया है। अब तुम्हारे सामने हीरो बन रहा है। जंगली लोगों ने इसे बहुत जोर से मारा था, जानवरों की तरह लात घुसे चला रहे थे वो नशेड़ी। ये कहते हुए अवनी ने आगे बढ़कर नकुल के तकिए को ठीक किया और उसे थोड़ा आराम से बैठने की मदद की। वहीं अवनी के मुंह से मारा था ये सुनते ही अनामिका के माथे पर सिलवटें पड़ गई। उसके अंदर का खून खोलने लगा। उसने पास रखी टेबल से नकुल की ट्रीटमेंट फाइल उठाई और उसे ध्यान से पढ़कर अपनी नजरें फाइल पर ही गड़ाए रखकर पूछा, थे कौन वो लोग जिनकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे भाई पर हाथ उठा दे? अवनी ने एक गहरी सांस ली। उस लाल फरारी और अम्मान के घमंडी चेहरे को याद करके कहा, पता नहीं कोई अजीब से पागल और घमंडी लोग थे। वो तीनों पूरे नशे में थे, रईस ज्यादा लग रहे थे, जिन्हें लगता है कि सड़क उनके बाप की है। अवनी ने इतना ही कहा कि नकुल अपने आदत के अनुसार फिर बीच में बोल पड़ा। उसे लग रहा था कि बात बहुत ज्यादा बढ़ रही है। नकुल ने सफाई देकर कहा, अरे दीदी सच कहूं तो इसमें उनकी कोई खास गलती थी नहीं। मेरी ही आंख लग गई थी गाड़ी चलाते चलाते। गाड़ी लेन पार करके उनके बिल्कुल सामने चली गई और जिस वजह से गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। वो तो खुद मरते मरते बचे हैं। अगर उन्होंने ब्रेक नहीं मारा होता तो आज हम तीनों में से कोई नहीं बचता। गुस्से में आकर उन्होंने हाथ उठा दिया तो क्या बात है। नकुल की यह बात अनीमा का बर्दाश्त से बाहर थी। उसने फाइल को जोर से टेबल पर पटका और उसकी आंखों में चिंगारियां निकलने लगी। अनीमा का ने लगभग चिल्लाकर कहा, मरते मरते बचे, इसका मतलब ये तो नहीं कि जो जिंदा है वो उसको मार मार कर अधमरा कर दे। कानून नाम की कोई चीज है या नहीं? दो डंडे पड़ेंगे जब पुलिस के तो सारा नशा और सारी रईसी सड़क पर आ जाएगी। सीधा जेल जाएंगे वो लोग। अनीमा का गुलशनजान अरमान पर बिना किसी नफ देखे ही इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर वो सामने होता तो शायद वो खुद उस पर गला पकड़ लेती। वहीं अवनी बड़ी होने के नाते इस परिस्थिति को बहुत प्रैक्टिकली देख रही थी। वो जानती थी कि लोग कितने पावरफुल लग रहे हैं। उसने अनामिका की तरफ देखकर थोड़ा सीरियस होकर धीमी आवाज में पूछा, अनामिका, तुमने मोम डैड को कुछ बताया? ये घर पर किसी और को पता है क्या हम यहाँ हैं? उसकी बात के जवाब में अनामिका ने नाम ऐसे हिला दिया। उसके गुस्सा थोड़ा शांत हुआ लेकिन इरादे अभी भी मजबूत थे। उसने धीरे से कहा, नहीं, घर पर अभी सभी सो रहे हैं। मैंने उन्हें जगाकर परेशान करना ठीक नहीं समझा। डैड की तबीयत तो वैसे भी ठीक नहीं रहती। लेकिन एक बात तय है, सुबह होते ही हम सब लोग सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाएंगी। मैं एफआईआर दर्ज करवाऊंगी। अनामिका किसी कीमत पर उन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ना चाहती थी। उसके लिए यह सिर्फ मारपीट का मामला नहीं था, यह उसके परिवार के सम्मान की, इंसाफ की बात थी। लेकिन अवनी ने अनामिका की इस बात को पूरी होते ही रिएक्ट किया। वो हॉस्पिटल और पुलिस के मामले में रोज से करीब से देखती थी। अवनी ने साफ शब्दों में इनकार करके कहा, नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे। तुम्हें पता है बाद में पुलिस कितना परेशान करेगी। उनके सवाल, कोर्ट कचहरी का चक्कर। कौन चक्कर लगाएगा पुलिस स्टेशन के रोज रोज? और वैसे भी वो लोग कोई आम इंसान नहीं लग रहे थे। उनके पास पैसा और पावर दोनों है। हम लोग उनके सामने सिर्फ पिसेंगे। ये कहते हुए अवनी ने नकुल की ट्रीटमेंट फाइल उठाए दरवाजे की तरफ बढ़कर आगे कहा, नकुल अब खतरे से बाहर है। मैं अभी नीचे जाकर उसका डिस्चार्ज प्रोसेस पूरा करती हूँ, फिर हम चुपचाप घर चलते हैं और इस बात को यहीं खत्म करना ही बेहतर है। ये कहकर अवनी कमरे से बाहर चली गई। कमरे में अब सिर्फ अनामिका और नकुल रह गए थे। अनामिका ने दरवाजे पर बंद होते ही फिर मुड़कर नकुल को घूरने लगी। उसका पुलिस स्टेशन का जाने का इरादा अवनी के जाने से बिल्कुल कम नहीं हुआ था। उसने नकुल के पास आकर उसे धमकाकर एक बड़ी बहन के रूप में कहा, अवनी जो भी कहे, हम कल पुलिस स्टेशन जरूर जाएंगे। तुम मुझे बस इतना बताओ कि शक्ल वगैरह याद है उसकी? उसका हुलिया कैसा था? उसकी गाड़ी का नंबर क्या था? और कुछ भी याद है तुम्हें? अनामिका इस वक्त बहुत ही गंभीर थी और कोई डिटेल जानना चाहती ताकि पुलिस को सही जानकारी दे दे। लेकिन नकुल, वो तो अपनी ही दुनिया में था। पुलिस स्टेशन, एफआईआर, कोर्ट, ये सब बातें उसके सिर के ऊपर से जा रही थी। उसके दिमाग ने तो अभी भी सिर्फ एक ही चीज घूम रही थी, वो लाल चमचमाती गाड़ी। नकुल ने अपनी दर्द भरी आंखों में थोड़ा सा बड़ा किया और एक अजीब सी दीवानगी के साथ अरमान की फरारी की तारीफ करके कहा, दीदी क्या गाड़ी थी वो! उफ, मैंने आज से पहले
पटना की सड़कों पर ऐसी फरारी कभी नहीं देखी। उसका कलर, उसका इंजन का साउंड, कसम से मजा आ गया देखकर। नकुल की इस भारी बेवकूफ़ी भरी बात को सुनकर अनामिका के सब्र का बांध टूट गया। उसका भाई यहाँ हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ा है और उसे गाड़ी की पड़ी है। उसने अपना हाथ हवा में उठाया और गुस्से में डांट कर कहा, मैं खींच कर एक थप्पड़ मारूंगी नकुल। तुम पागल हो गए हो क्या? यहाँ तुम्हारी जान पर बन आई और तुम्हें उस बदतमीज की गाड़ी पर पड़ी है। लेकिन इससे पहले कि अनामिका का हाथ नकुल के गाल पर पहुंचता अपनी बात वो पूरी कर पाती, नकुल ने तुरंत अपना पैंतरा बदल लिया। वो जानता था कि अपनी सख्त दीदी को कैसे पिघलाना है। उसने अपना चेहरा एकदम मासूम बना लिया। उसने धीरे से अपने होठ को, चोट को और अपने हाथ में लगी ड्रिप की तरफ इशारा करके बहुत इमोशनल और दर्द भरी आवाज में कहा, मार लीजिए दीदी। पहले भी उन लोगों ने मेरा ये हाल कर दिया, आप भी मार लीजिए। और आप पूछ रहे हैं कि मुझे उनकी शक्ल याद है? ये देखिए मेरी चोटी, मैं उनकी शक्ल कैसे भूल सकता हूँ? वो चेहरा तो मेरी आंखों में छप गया है। अनामिका का उठा हुआ हाथ हवा में रुक गया। अपने भाई की चोटों को देखकर उसका गुस्सा मोम की तरह पिघल गया। वो कुछ कह पाती इससे पहले नकुल के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उसने अनामिका को चिढ़ाकर कहा, वैसे एक बात तो है दीदी, पंगे लेने का बड़ा शौक है आपको। मतलब बिना सोचे समझे सीधा पुलिस स्टेशन। आपको क्या लगता है कि वो सिंघम की तरह हमारी बात सुन लेंगे? उसकी ये मजाकिया बात को सुनकर अनामिका के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आकर तुरंत गायब हो गई। उसने फिर से अपनी गंभीरता ओढ़ ली। अनामिका ने बहुत ही सीधे हुए और दृढ़ आवाज में कहा, बिल्कुल भी नहीं, मुझे पंगे लेने का कोई शौक नहीं नकुल। लेकिन मेरे उसूल की बात है, अगर कोई गलत करे तो उसकी गलत फहमी उसी वक्त उसी जगह ठीक कर देनी चाहिए। वरना वो इंसान सारी जिंदगी इस खुशफहमी में रहता है कि वो चाहे जो कर सकता है और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस रईस जादे को यह बताना जरूरी है कि हर इंसान बिकाऊ या कमजोर नहीं होता। ये कहते हुए अनामिका का लहजा नरम पड़ गया। वो आगे बढ़कर बिस्तर के बिल्कुल किनारे पर बैठ गई और नकुल की चोटों को बहुत ही ध्यान से देखने लगी। उसके चेहरे पर एक बड़ी बहन की वो ममता थी जो दुनिया की किसी भी दौलत से बड़ी होती है। उसने अपना हाथ धीरे से नकुल के सिर पर फेरा जहां पट्टी बंधी हुई थी। उसकी आंखों में नमी तैर गई और उसने बहुत ही प्यार से फिक्र के साथ पूछा, अभी भी दर्द हो रहा है क्या? यहाँ दिखाओ मुझे, कहीं अंदरूनी चोट तो नहीं है? ये कहते उसने प्यार से उसकी पट्टियों को जांचना शुरू किया। आगे से नकुल ने मुस्कुरा कर कहा, थोड़ा दर्द है पर आप आ गई ना, तो अब आधा दर्द तो वैसे ही गायब हो गया दीदी। तभी अनामिका ने नकली गुस्सा दिखाकर कहा, मक्खन मत लगा मुझे। उसकी यह बात सुनकर आगे से नकुल ने फिर से अपनी सिबलिंग वाली तकरार शुरू करने और कर दी। बोला, मैं कहाँ मक्खन लगा रहा हूँ, मैं तो बस कह रहा हूँ वो जो सच है। वैसे दीदी, अगर हम पुलिस स्टेशन गए और उन्होंने हमें अंदर ही कर दिया तो आप तो मुझे बेल भी नहीं दिलवा पाएंगी। उसकी यह बात सुनकर आगे से अनामिका ने उसे प्यार से झिझक कर कहा, तो चुपचाप लेटा रहे, मेरी अकल अपने जैसी मत समझ। कमरे का माहौल अब थोड़ा हल्का हो गया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को चिढ़ाने और ताने मारने लगे हुए थे। बाहर की दुनिया, अरमान सिंघानिया का अहंकार, आने वाले कल की मुश्किलें, सब कुछ इस कमरे की चार दीवारी के बाहर रह गया। लेकिन अनामिका के दिमाग के एक कोने में वो आग अभी भी सुलग रही थी। उसे नहीं पता था कि वो जिससे टकराने की सोच रही है वो अरमान सिंघानिया है। एक ऐसा तूफान जो जायसवाल परिवार की शांति को जड़ से उखाड़ फेंकने की ताकत रखता है। अवनी की नफरत और अनामिका की इंसाफ इस जिद के अनजाने में एक ऐसी कहानी की शुरुआत कर दी जिसमें प्यार, नफरत, गुरूर, तकरार की अनगिनत परतें खुलने वाली थी। नया साल जायसवाल परिवार के लिए सिर्फ एक नई तारीख लेकर नहीं आया, बल्कि एक ऐसी जंग का आगाज लेकर आया था जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। हॉस्पिटल के उस शांत और खामोशी कमरे में जहां जायसवाल भाई बहन अपनी जिंदगी की एक नई और अनजानी जगह की रूपरेखा तैयार कर रहे थे, वहीं शहर के दूसरे छोर पर दुनिया बिल्कुल अलग थी। पटना के बाहरी इलाके के स्थित शहर के सबसे महंगे और आलीशान फार्म हाउस द मैनर में एक नए साल का जश्न अपने चरम पर था। ये कोई आम पार्टी नहीं थी, ये शहर के उन रईस, बिजनेसमैन, राजनेता और हाई सोसाइटी के लोगों का जमावड़ा था जिनके लिए पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा और सत्ता उनके हाथों का खिलौना थी। लेकिन फार्म हाउस के विशाल लॉन को नियॉन लाइट्स और विदेशी फूलों से सजाया गया था। डीजे के भारी बेस से जमीन कांप रही थी। हवा में महंगे सिगार का धुआं, विदेशी परफ्यूम की महक और शैंपेन की खनक खुली थी। हर कोई नशे और रुतबे के गुरूर में डूबा हुआ था। इसी महफिल के बीचों बीच अपनी एक अलग, ठंडी और खौफनाक दुनिया में मौजूद था अरमान सिंघानिया। कुछ ही देर पहले
सड़क पर उस इंसान को अधमरा छोड़कर आने के बावजूद अरमान के चेहरे पर शिकन नाम का कोई कतरा भी नहीं था। उसकी लाल फरारी जैसे फार्म हाउस के पोर्च में रुकी थी, वैले दौड़कर आया था, लेकिन अरमान ने चाबी उसकी तरफ ऐसे उछाली जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई मशीन हो। वो पार्टी के सबसे एक्सक्लूसिव वीआईपी लाउंज में एक विंटेज लेदर सोफे पर बैठा था। उसके हाथ में एक दुनिया की सबसे महंगी सिंगल मॉल्ट विस्की का गिलास था, जिसकी बर्फ के टुकड़े धीरे धीरे पिघल रहे थे। उसने अपना वो कोट उतार कर फेंक दिया जिस पर थोड़ी सी धूल लग गई थी। उसके सफेद सिल्क की शर्ट ऊपर के दो बटन खुले थे और उसकी लाल आंखों में एक अजीब से खालीपन था। सड़क पर आज जो भी हुआ था उसके दिमाग में पूरी तरह मिट चुका था। नकुल का खून से लथपथ चेहरा, अवनी की दहाड़ती आवाज, कार्तिक और आहिरा का हंगामा। अरमान के लिए सब सड़क पर पड़े किसी पत्थर से टकराने से ज्यादा कुछ भी नहीं था। उसके आने और गरीब और आम लोगों में सिर्फ कीड़े मकोड़े थे, जिनकी जिंदगी की उनके सामने कोई कीमत नहीं। उसके अंदर में कोई पछतावा नहीं था, न कोई डर था, और उसके दिल की जगह जैसे बर्फ की एक भारी सिल्ली रख गई थी, जिसे किसी के जज्बात पिघला नहीं सकते थे। पार्टी में मौजूद हर शख्स की नजरें अरमान पर थी। लड़कियां उसकी दौलत, उसके रुतबे और उसकी उस बैड बॉय वाली खतरनाक कशिश पर मिटने को तैयार थी। वहीं पार्टी के बिजनेसमैन उसकी एक नज़र इनायत पाने के लिए तरस रहे थे, लेकिन अरमान अपनी ही दुनिया में मस्त था। वो विस्की का घूंट लेता, पार्टी में नाचते हुए लोगों को ऐसे घूरता जैसे वो सब उसके मनोरंजन के लिए बुलाए गए जोकर हों। तभी वीआईपी लाउंज की सीढ़ियों पर एक लड़की आई। ये निहारिका थी, शहर के एक बहुत बड़े और नामी बिल्डर की इकलौती बेटी। निहारिका बड़ी खूबसूरत थी। उसने गहरे काले रंग की डिजाइनर ड्रेस पहनी थी, जो उसके बदन पर पूरी तरह कसी हुई थी। उसके होठों पर गहरा लाल रंग और आंखों में एक चालाक चमक थी। निहारिका हमेशा से वो हासिल करती आई थी जो वो चाहती थी, और आज रात उसका इकलौता लक्ष्य अरमान सिंघानिया था। उसे अरमान की दौलत से ज्यादा उसका पावर और प्यार और सिंघानिया सरनेम के साथ था। वो जानती थी कि अरमान को पाना आसान नहीं, लेकिन उसे अपने हुस्न और अदाओं पर पूरा घमंड था। निहारिका ने हाथ में शैंपेन का गिलास लिया, अपने बालों को एक कातिलाना अंदाज में झटके से पीछे किया, अपने हाई हील्स की टिक टिक आवाज के साथ अरमान के सोफे की तरफ बढ़ने लगी। लाउंज में बैठे बाकी लोग अब निहारिका और अरमान को देख रहे थे। अरमान ने अपनी आंखों के कोने में निहारिका को अपनी तरफ आते हुए देख लिया था। वो मन ही मन मुस्कुराया, लेकिन वो अरमान के होठों तक नहीं पहुंची। वो जानता था कि ये औरत उसके पास क्यों आती है। उसे ये खेल खेलने में मजा आता था, उन्हें करीब आने देना और फिर एक झटके में उनकी हैसियत याद दिला देना, उन्हें जमीन पर गिरा देना। तभी निहारिका ने बहुत मादक नशीली आवाज में कहा, अकेले बैठे हो अरमान? ये कहते हुए बिना अनुमति मांगे अरमान के सोफे के बिल्कुल करीब किनारे और सटकर बैठ गई। वह अरमान ने अपना विस्की का गिलास टेबल पर रखा, निहारिका की तरफ अपना सिर घुमाया। उसकी सर्द आंखों ने निहारिका को ऊपर से नीचे एक नज़र में ऐसे देखा जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को तोलता है। अरमान ने गहरी और भारी आवाज में जवाब देकर कहा, भीड़ मुझे पसंद नहीं निहारिका, और जो पसंद नहीं मैं उसे आसपास भी फटकने नहीं देता। उसके शब्दों में एक छिपी हुई चेतावनी थी, लेकिन निहारिका अपने घमंड में इतनी अंधी और इस चेतावनी को समझ नहीं पाई। निहारिका ने अपने चेहरे को अरमान के चेहरे से थोड़ा और करीब लाकर कहा, तुम्हें भीड़ पसंद नहीं और ये तो पूरा शहर जानता है, लेकिन शायद शायद तुम्हें मेरी कंपनी बुरी न लगे। वो अरमान के इतने करीब आ गई कि उसके महंगे परफ्यूम की खुशबू अरमान के सांसों में टकराने लगी। निहारिका ने जानबूझकर अपना हाथ अरमान के हाथ पर रख दिया। अरमान ने अपना हाथ नहीं हटाया और उसने बस अपनी नजरों से उसके हाथ पर टिका दिया और फिर निहारिका की आंखों में देखने लगा। उसकी एक खामोशी निहारिका को हौसला दे रही थी। उसे लगा कि उसका जादू अरमान पर चल गया। तभी निहारिका ने अपनी उंगलियों से अरमान के कॉलर को हल्का सा सहला कर कहा, यह नया साल है अरमान, पुरानी बोरिंग जिंदगी को पीछे छोड़ने का वक्त। तो हमेशा इतने रूखे क्यों रहते हो? कभी दुनिया को अपने दिल में अंदर झांकने का मौका तो दो। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि अरमान के इस बर्फीले खोल को तोड़ दे। अरमान अंदर अंदर से बेवकूफ़ी पर हंस रहा था। उसने मन ही मन में सोचा, दिल के अंदर इन लोगों को लगता है कि अरमान सिंघानिया के सीने में कोई दिल धड़कता है। वो बस निहारिका को बोलने दे रहा था, देखना चाहता था कि लड़की अपने मतलब के लिए किस हद तक गिरेगी। दोनों के बीच में कुछ पल की खामोशी छा गई। नीचे बज रहा म्यूजिक अब धीमा हो चुका था। पार्टी में लोग कपल्स डांस करने लगे थे। वही निहारिका को लगा कि यह सही मौका है। उसने अपने होठों पर एक मासूम से मुस्कान लाकर सीधे मुद्दे पर आने का फैसला किया।
निहारिका ने एक बहुत ही नज़ाकत से कहा। अरमान, मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे को और करीब आने दें। पार्टियों में मिलना, हाय हेलो करना बहुत हो गया। कल दोपहर को तुम फ्री हो, हम लंच पर चल सकते हैं, अकेले, तुम और मैं, और कुछ फुर्सत के पल। मुझे लगता है कि हम दोनों साथ में बड़े अच्छे लगेंगे, एक परफेक्ट पावर कपल। निहारिका की आंखों में भविष्य के सपने तैरने लगे। उसे लगने लगा कि आज रात उसने अरमान सिंघानिया की अपनी मुट्ठी में कस लिया। वो अरमान की हो हाँ सुनने के लिए बेताब थी। वहीं अरमान, जो अब तक बिल्कुल शांत बैठा था, उसके होठों पर अचानक एक बहुत कुटिल, शैतानी और सर्द मुस्कान तैर गई। उसने अपनी नजरें निहारिका के चेहरे पर गड़ा दी। वो नजरें इतनी चुभने वाली थी कि निहारिका को एक पल के लिए घबराहट महसूस होने लगी। अरमान ने बहुत ही इत्मीनान से अपना हाथ निहारिका की पकड़ से छुड़ाया। उसने टेबल से अपना विस्की का ग्लास उठाया और एक छोटा सा घूंट लिया और फिर अपनी भारी खौफनाक आवाज में बोला, कल लंच पर एक दूसरे को जानने के लिए। ये कहते हुए अरमान हल्का सा हंसा। वो हंसी किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी थी। उसकी ये बात सुनकर निहारिका ने थोड़ी झिझक के साथ सिर हिलाकर कहा, हाँ क्यों, क्या तुम्हें कोई एतराज है? आगे से अरमान थोड़ा सा आगे की तरफ झुका। उसके चेहरे पर बीच एक 4 इंच का फासला रह गया, लेकिन उस फासले में कोई रोमांस नहीं था, बल्कि एकदम घोटू खौफ था। अरमान ने एक एक लफ्ज चबाकर बड़ी बेरुखी और बेदर्दी से कहा, मुझे तुम्हारी ये हरकतें देखकर ही फासले में कोई रोमांस नहीं आया, और ये आइडिया हो गया कि तुम्हारा मेरे साथ गुजारा नहीं हो सकता। उसके स्वर में तिरस्कार इस कदर भरा था कि जैसे किसी कचरे के ढेर से वो बातें कर रहा हो। निहारिका के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके चेहरे पर वो कातिलाना मुस्कान एक सेकंड में गायब हो गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने घबरा कर कहा, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? निहारिका की आवाज कांपने लगी। अरमान आराम से सोफे पर बैकरेस्ट पर टिक गया। उसने निहारिका को एक तिरछी नजर से देखा और अपनी बात को और ज्यादा चुभते हुए अंदाज में पूरा करके कहा, मतलब ये निहारिका कि तुम बहुत सस्ती और उबाऊ हो। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे कॉलर को सहलाकर मुझे लंच का ऑफर देकर अरमान सिंघानिया को अपने जाल में फंसा लोगे। तुम्हारी ये डेस्परेशंस और ये सस्ती चालें मेरे लेवल की नहीं है। मैं उन लोगों के साथ अपना वक्त बर्बाद नहीं करता जो खुद को मेरे पैरों में बिछाने के लिए और इतने उतावले हों। तुम्हारा ये खेल बहुत पुराना और बोरिंग है। तुम मेरे साथ एक सेकंड भी गुजारा नहीं कर सकती, क्योंकि तुम मेरे लायक ही नहीं। अरमान के ये शब्द किसी धारदार चाकू की तरह निहारिका के सीने में उतर गए। वहां मौजूद कुछ और वीआईपी लोगों को ने भी ये बात सुन ली, और निहारिका का गुरूर, उसका घमंड, उसका इज्जत एक पल में लिए जमीन पर घुटनों की तरह टुकड़ों में बिखर गया। निहारिका गुस्से, शर्मिंदगी, अपमान से कांपने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं बल्कि बेइज्जती के थे। शहर के सबसे अमीर लड़कियों में से एक को किसी ने सरेआम कूड़े के भाव बेइज्जत कर दिया था। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। झटके से सोफे पर उठी। उसकी सांसें तेज थी और उसने पूरी ताकत से अपने दांत पीछे और अरमान की तरफ उंगली उठाकर नफरत भरी आवाज में चिल्लाकर कहा, तुम तुम एक नंबर के बेशर्म और घटिया इंसान हो अरमान सिंघानिया। निहारिका के चेक के आसपास के लोग एकदम से शांत हो गए। सब अरमान की प्रतिक्रिया देखने लगे। सबको लगा कि अरमान अब कोई हंगामा करेगा, लेकिन अरमान सिंघानिया दिल का बड़ा सर्द इंसान था। उस पर निहारिका के उन आंसुओं और गालियों का कोई रत्ती भरा असर नहीं हुआ। उसे किसी की भावनाओं से, किसी के रोने और चीखने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने निहारिका की गालियां सुनने के बाद बस एक काम किया। उसने निहारिका की आंखों में देखा और बहुत ही आराम से मुस्कुरा दिया। वो मुस्कान निहारिका की गालियों से ज्यादा अपमानजनक थी। उस मुस्कान में संदेश था कि तुम चीखती रहो, मेरे लिए तुम्हारा वजूद जीरो है। बिना किसी शब्द कहे अरमान ने अपना खाली गिलास टेबल पर रखा। उसने अपनी शर्ट के कॉलर को ठीक किया और बहुत ही शाही अंदाज में सोफे से उठ खड़ा हुआ। उसने निहारिका की तरफ दोबारा मुड़कर भी नहीं देखा। अपनी जेब में हाथ डाले वह अपने उसी खौफनाक और घमंडी रुतबे के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर गया। निहारिका को उसके आंसुओं के सरेआम बेइज्जती के साथ वहीं अकेला छोड़कर पार्टी का शोर शराबा फिर शुरू हो गया। अरमान सिंघानिया के लिए सिर्फ एक रात थी, और जहां उसने एक इंसान को जज्बातों को अपने जूतों तले कुचल दिया था। उसे न तो सड़क पर पड़े नकुल की परवाह थी और न ही यहाँ रोती हुई निहारिका की। वो एक ऐसा दानव था जो अपने ही बनाई रईसी और अहंकार की खौफनाक दुनिया में राज कर रहा था। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी ये बेरुखी और उसका यह अहंकार बहुत ही जल्द एक ऐसी दीवार से टकराने वाला है
जो पटना के उसी सिटी हॉस्पिटल में उसके खिलाफ एक खौफनाक जंग की तैयारी कर रही है। अनिका की नफरत और इंसाफ की आग जल्द ही इस बर्फ से बने दानव के दरवाजे तक पहुंचने वाली थी। अगली सुबह का दरवाजा, सूरज पटना के शहर पर अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था, लेकिन शहर के सबसे पॉश इलाके में बने सिंघानिया एस्टेट की ऊंची दीवारों के अंदर सुबह कभी भी खुशनुमा नहीं थी। यह महल जितना बाहर से आलीशान और खूबसूरत था, अंदर से उतना ही खोखला और सर्द था। डाइनिंग हॉल और किसी 5 स्टार होटल के बैंकेट से कम नहीं था, पर अजीब एक तनाव सा पसरा था। इटालियन मार्बल की लंबी डाइनिंग टेबल पर एक छोर पर अरमान की माँ मीरा सिंघानिया बैठी थी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह एक बनावटी गंभीरता, हाथों में विदेशी मैगजीन थी। वहीं दूसरी तरफ बैठी थी अरमान की दादी सावित्री देवी। सावित्री देवी इस घर की वह इकलौती कड़ी थी जो जमीन से जुड़ी हुई थी, और उनके चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में एक तेज चमक, आवाज में कड़कपन। दोनों के बीच सुबह सुबह हमेशा की तरह अनबन चल रही थी। मीरा ने मैगजीन के पन्ने पलटकर अपनी सांस पर ताना मारकर कहा, माँ जी, आप अरमान को इतना सिर पर मत चढ़ाकर रखिए। रात के 3-3 बजे वो घर पर नहीं रहता। कल भी न्यू ईयर पार्टी में इतनी देर से लौटा और नशे में धुत था। कल को कोई तमाशा हो गया तो मीडिया को क्या जवाब देंगे? हमारे परिवार की एक इज्जत है। तभी सावित्री देवी ने अपने हाथ से चाय का कप नीचे रखा और अपनी बहू को तीखी नजरों से देखकर कहा, इज्जत की चिंता तुम्हें है मीरा, क्योंकि तुम्हारी दुनिया इन पार्टी और अखबारों के पन्नों पर सिमटी है। मेरे पोते की मुझे चिंता है। वो जो भी करता है कम से कम तुम्हारे उस बनावटी दिखावटी रिश्ते से बेहतर तो है। उस प्यार को समझने वाला घर में कोई और नहीं है मेरे सिवाय। उनके बाद सुनकर आगे से मीरा ने चढ़कर जवाब देकर कहा, प्यार से वो किसी की सुनता है क्या? तभी सीढ़ियों से उतरते हुए भारी कदमों के साथ आवाज गूंजी। पूरा डाइनिंग हॉल अचानक शांत हो गया। नौकर जो नाश्ता लगा रहे थे वो सहम कर एक तरफ खड़े हो गए। अरमान नीचे आ रहा था। उसने एक काले रंग की कैजुअल शर्ट और डार्क जींस पहनी थी। उसके बाल हल्के बिखरे हुए थे। आंखों में वही चीर परिचित बेरुखी थी। उसे अच्छी तरह पता था कि उसी के बारे में बातें हो रही हैं, लेकिन उसे रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। अरमान एक ऐसा युवक था जिसे रिश्तों की अहमियत कम और अपनी मर्जी की ज्यादा परवाह थी। वो अपनी मर्जी का मालिक था। उसे किसी की रोक टोक से साफ नफरत थी। वो सीधा डाइनिंग टेबल के पास आया। उसने अपनी माँ की तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा, मानो उनका वहां कोई वजूद ही ना हो। वो सीधा अपनी दादी के पास गया। उसके चेहरे के सर्द भाव अचानक बदल गए। उसने झुककर दादी के पैर छुए। तभी दादी ने उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, जीते रहो मेरे शेर। ये कहते हुए उनके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ गई। इस पूरे घर में, बल्कि शायद इस पूरी दुनिया में, एक दादी ही थी जिसको अरमान की फिक्र थी और अरमान को उनकी। तभी अरमान ने अपनी भारी आवाज में कहा, मुझे रात को देर हो गई थी दादी। आपकी दवाई ली आपने, जिसमें सिर्फ दादी के लिए नरमी थी। आगे से दादी ने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरी फिक्र मत कर, आ बैठ नाश्ता कर ले। अरमान ने कुर्सी खींची और बैठ गया। मीरा सिंघानिया ने गहरी सांस ली और मुंह फेर लिया। अरमान ने अपनी माँ की इस हरकत को देखा और वो बस एक हल्का सा मुस्कुराया, एक सर्द तिरस्कार भरी मुस्कान, और कॉफी पीने लगा। उसे इस घर की राजनीति और दिखावे से नफरत थी। उसका मानना था कि पैसा ही सब कुछ है और भगवान भावनाएं इंसान को कमजोर करती है। इसी समय सिंघानिया एस्टेट से कई किलोमीटर दूर शहर के एक आम से मोहल्ले में स्थित जायसवाल परिवार के घर का माहौल एकदम अलग था। वहां दीवारों पर सोने का पानी नहीं चढ़ा था और हवा में एक सुकून और अपनापन तो था। सुबह का वक्त था। नकुल अपने कमरे में आराम कर रहा था। उसके चेहरे पर कल रात के चोट के निशान अभी भी ताजा थे, लेकिन वो खतरे से बाहर था, आराम कर रहा था। और घर के बाहर से छोटे आंगन में अवनी और अनामिका अपने पिता सतिंदर जायसवाल के साथ खड़ी थी। सतिंदर जायसवाल एक मध्यम वर्गीय मेहनती इंसान थे। अपनी दोनों बेटी और बेटे से उन्हें जान से ज्यादा प्यार था। कल रात हॉस्पिटल वाली घटना ने उन्हें अंदर तक हिला दिया था। हालांकि अवनी ने उन्हें यह कहकर शांत किया कि एक मामूली एक्सीडेंट था, लेकिन सतिंदर समझ गई कि बच्चों वे अब सफर सुरक्षित नहीं है। इसलिए सतिंदर ने अपनी बेटियों से कहा, आंखें बंद करो दोनों। अनामिका और अनामिका अवनी ने अपनी एक दूसरे की तरफ देखा और ये एक मामूली एक्सीडेंट था, लेकिन सतिंदर समझ गए थे। उन्होंने उन दोनों की आंखें बंद करवाई और बाहर ले गए और बाहर ले जाकर उन्होंने कहा, अब खोलो। जैसे ही दोनों ने आंखें खोली, उनके सामने एक चमचमाती लाल रंग की नई छोटी गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी के बोनट पर बड़ा सा रिबन था
गाड़ी को देखते ही अनामिका ने कहा, डैड ये क्या है? तभी सतेंद्र ने बड़े प्यार से अपने बेटियों के सिर पर हाथ फेर कर कहा, ये तुम दोनों के लिए है। कल रात की घटना के बाद मैंने सोच लिया, अब तुम दोनों को हॉस्पिटल या कॉलेज जाने के लिए नकुल के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, न ही रात बिरात कैब का इंतजार करना पड़ेगा। मेरी बेटियां अब अपनी गाड़ी से शान से सफर करेगी। तब अनामिका ने आगे बढ़कर पिता के गले को लगा लिया और उसे खुशी में झूम कर कहा, थैंक यू डैड, ये बहुत प्यारी है। बाहर से देखने पर अनामिका बड़ी खुश लग रही थी। वो गाड़ी को निहार रही थी और उसके रंग की तारीफ कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र गाड़ी के रंग पर पड़ी, उसके दिमाग में एक दूसरी लाल रंग की तस्वीर कौंध गई। वो लाल फरारी जिसने कल रात उसके भाई की जान लगभग ले ही ली थी। बाहर से देखने पर अनामिका बड़े खुश लग रही थी। वो गाड़ी को निहार रही थी, उसके रंग की तारीफ कर रही थी। लेकिन जैसे उसकी नज़र रंग पर पड़ी, अनामिका ने मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। उसकी जगह एक दृढ़ संकल्प ने ले ली। उसके पिता ने ये गाड़ी उनकी सुरक्षा के लिए ली थी। लेकिन अनामिका का खून अभी भी कल रात की बेइंसाफी को याद करके खोल रहा था। उसका भाई अंदर बिस्तर पर दर्द से करहा रहा था और वो रईस ज्यादा अपनी दुनिया में मजा ले रहा होगा। अनामिका ने अपने मन में ठान कर कहा, नहीं, उस अहंकारी युवक तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। उसे एहसास दिलाना जरूरी है कि आम लोग कोई कीड़े मकोड़े नहीं, जिन्हें अपनी फरारी के टायरों के नीचे कुचल दे। ऐसे ही दोपहर का वक्त हो चुका था। अनामिका एक होनहार छात्रा थी और शहर के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर रही थी। आज उसका एक जरूरी प्रैक्टिकल था। वो अपनी नई गाड़ी घर से छोड़कर अपनी सबसे अच्छी दोस्त बैचमेट मीनाक्षी के साथ अपनी स्कूटी पर कॉलेज की तरफ जा रही थी। मीनाक्षी स्कूटर चला रही थी, अनामिका पीछे बैठी थी। हवा में बाल उड़ रहे थे, लेकिन उसका दिमाग किसी और ही दिशा में दौड़ रहा था। तभी मीनाक्षी ने स्कूटी की स्पीड थोड़ी कम करके मुड़कर पूछा, अनामिका तू कहाँ खोई है? सुबह से तेरा ध्यान कहीं और है। नकुल कैसा है अब? उसकी यह बात सुनकर आगे से अनामिका ने गंभीरता से कहा, नकुल ठीक है मीनाक्षी, पर मेरा दिमाग ठीक नहीं। उसकी यह बात सुनकर मीनाक्षी ने थोड़ा कंफ्यूज होकर कहा, अरे तो क्या हुआ? कल रात न्यू ईयर पार्टी में कुछ हुआ था क्या? अनामिका उसे कल रात की घटना बताने ही वाली थी, तभी स्कूटी शहर के सबसे महंगे और पॉश इलाके से गुजरी। ये इलाका अपने हाई एंड रेस्टोरेंट्स और नामी क्लब्स के लिए जाना जाता था। तभी अनामिका की नजर एक जगह पर जाकर चिपक गई। अनामिका ने अचानक चिल्ला कर कहा, मीनाक्षी स्कूटी रोक, अभी के अभी। उसकी ये बात सुनकर मीनाक्षी घबरा गई। उसने एक झटके में ब्रेक मारा। स्कूटी एक मशहूर और बहुत महंगे क्लब द ओसिस के ठीक बाहर आकर रुकी। तभी मीनाक्षी ने चिढ़कर कहा, क्या हुआ पागल लड़की, गिराएगी क्या? लेकिन अनामिका का ध्यान मीनाक्षी की बातों पर नहीं था। उसकी नजरें क्लब के वीआईपी पार्किंग एरिया में खड़ी एक गाड़ी पर गड़ गई। ये एक चमचमाती लाल फरारी थी। वही फरारी, वही नंबर प्लेट। अनामिका ने कल रात हॉस्पिटल से अवनी से उस गाड़ी का नंबर जबरदस्ती उगलवा लिया था, उसे अपने दिमाग में छाप लिया था। ये वही गाड़ी थी जिसने नकुल को टक्कर मारने की कोशिश की, जिसका मालिक उस पर हाथ उठाकर भाग गया था। अनामिका की आंखों में गुस्से की ज्वाला भड़क उठी और उसका खून खोलने लगा। उसे लगा जैसे किस्मत ने खुद इस अहंकारी और उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। तभी मीनाक्षी ने स्कूटी स्टार्ट करके कहा, क्या घूर रही हो उस गाड़ी को? किसी रईसजादे की होगी, चल कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं। लेकिन अनामिका स्कूटी से नीचे उतर गई। उसके चेहरे पर एक खतरनाक सर्द मुस्कान आ गई। अनामिका ने स्कूटी की डिग्गी खोल कर कहा, तुम कॉलेज जा मीनाक्षी, मेरा एक बहुत जरूरी काम पेंडिंग है, मुझे एक मरीज का इलाज करना है। उसके बात सुनकर आगे से मीनाक्षी ने थोड़ा हैरान होकर कहा, अरे क्या बकवास कर रही है तुम? कौन सा मरीज है यहाँ क्लब के बाहर मिलेगा तुझे? मीनाक्षी पूरी तरह से कंफ्यूज थी। तभी अनामिका ने डिग्गी के अंदर हाथ डाला और स्कूटी के टूल किट से एक लंबा नुकीला पेचकस निकाल लिया। पेचकस की धातु की नोक दोपहर में धूप में चमकने लगी। ये देखकर मीनाक्षी आंखें फटी रह गई। उसने घबरा कर कहा, अनामिका तू पागल हो गई है क्या? ये क्या कर रही है? ये गाड़ी करोड़ों की है और अगर किसी ने देख लिया तो पुलिस बुला लेगा। मीनाक्षी घबराहट के मारे कांपने लगी, लेकिन अनामिका ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने अपनी मुट्ठी में पेचकस को कसकर पकड़ा और बुदबुदा कर कहा, आज इसकी सारी रईसी अकड़ ठिकाने लगाती हूँ। इसे लगता है इसके पास पैसा है तो कुछ भी कर लेगा। तेज कदमों से उस लाल फरारी की तरफ बढ़ गई। दोपहर का समय था और क्लब के बाहर ज्यादा भीड़ नहीं थी। सिक्योरिटी गार्ड भी क्लब के मेन गेट के अंदर की तरफ था। अनामिका को रोकने वाला कोई नहीं था। अनामिका फरारी के बिल्कुल पास पहुंच गई। गाड़ी इतनी साफ और चमकदार थी कि उसका अपना चेहरा भी देखा जा सकता था। अनामिका ने एक पल के लिए गाड़ी को देखा,
किसी भी आम इंसान के लिए उस गाड़ी को खरोंच भी लगाना एक सपने में भी डरावना ख्याल हो सकता था, लेकिन वो डरती नहीं थी। अब क्या करेगी अनामिका, और अगर किसी ने देख लिया तो क्या करेगा वो उसके साथ? क्या अरमान सिंघानिया को पता चलेगा स्क्रैच किसने किया, या फिर क्या होगा आगे की कहानी में? जानेंगे कल के एपिसोड में। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट और लाइक जरूर करें।